हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज का हमारा नया टॉपिक है शब्द विचार। शब्द, शब्दों की दुनिया। आइए जानते हैं शब्दों के बारे में। शब्द क्या है? शब्द की परिभाषा। वर्णों और अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो अक्षर होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। सार्थक समूह को शब्द, इनका जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। सीधे शब्दों में कहें तो शब्दों का वह समूह जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य निकलता हो, वे शब्द कहलाते हैं। शब्द के समूह कैसे हो? सार्थक हो, जिसका कोई न कोई अर्थ हो। जैसे घर, पानी, पढ़ना, सुंदर, वह, ये सभी शब्द हैं। और शब्द भी कैसे हैं? सार्थक है, जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। आइए जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी व्याकरण में शब्दों को मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। जो शब्दों को वर्गीकरण किया गया है उसके 4 आधार माने गए हैं। पहला, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, ये 5 प्रकार के होते हैं। जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मैं बच्चों से बार बार उन्हें एक ट्रिक भी बताती हूँ कि तत्सम संस्कृत, ऐसे शब्द जो कैसे हो, स से संस्कृत, ये उनको ट्रिक बताती हूँ तो उन्हें अच्छे से याद रहता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हो और बिना किसी परिवर्तन के हम उसे यूज करते हैं। जैसे कि अग्नि, वर्षा, माता पिता, रात्रि और भ्राता, ये सभी शब्द संस्कृत के हैं, परंतु हम इसे हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाते हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपनी सुविधा के अनुसार थोड़े से बदल जाते हैं। वे शब्द होते हैं जो होते तो संस्कृत के हैं, परंतु अपनी सुविधा के अनुसार वो थोड़े से बदल जाते हैं। तो तद्भव को हम इस प्रकार भी मानते हैं। हिंदी के शब्द या जिन्हें हम जानते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, हर कोई परिचित तो है, लेकिन हम प्रयोग किसका करते हैं सबसे ज्यादा? आग, आग लगी हुई है। वर्षा हो रही है नहीं बोलते हैं, बारिश हो रही है बोलते हैं। तो वे शब्द जो हम जानते हैं। अब देशज शब्द, देशज शब्द के अंतर्गत वे शब्द जो भारत की क्षेत्रीय बोलियों या देशी भाषाओं से हिंदी में शामिल किए गए हैं। ये देशज शब्द कहलाते हैं। मीन्स ऐसे शब्द होते हैं जो जिन पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ता है और वो भी हिंदी में आकर शामिल हो गए हो। तो हिंदी तो हमारी ऐसी ही भाषा है जो केवल अपने साथ साथ अन्य भाषाओं को भी समावेश करके चलती है। तो इसमें देशज शब्द को भी महत्व दिया गया है जो क्षेत्रीय बोली से आते हैं। मीन्स हमारे आसपास भी हम उन शब्दों को सुनते हैं। जैसे कि पगड़ी, खिचड़ी, थैला, लोटा और ठेला, ये जो शब्द है ये देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। तो हम उन्हें यूज भी करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि इंग्लिश के शब्द है, क्योंकि वो हमारे बोलचाल की भाषा में शामिल हो जाते हैं। जो अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द हैं वो देश विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है,
केला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, कलम अरबी भाषा का शब्द है और दरवाजा फारसी भाषा का शब्द है। तो ये अलग अलग भाषाओं के शब्द जो हमने जाने उत्पत्ति के आधार पर। अब संकर शब्द, इट इज कॉल्ड संकर, नॉट शंकर। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जो दो भिन्न अलग अलग भाषाओं के शब्द हो और उनसे एक नया शब्द बनता हो तो वो शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि चाय, चाय चीनी और पत्ती, हिंदी चाय चीनी भाषा का है और पत्ती हिंदी भाषा का शब्द है। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो चाय पत्ती बना। ठीक उसी प्रकार वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो वर्षगांठ बना। तो ये कहलाते हैं हमारे संकर शब्द। मैंने और इसमें कुछ शब्द डाले हैं, जैसे कि अखबार वाला, वाला हिंदी प्रत्यय भी है, अखबार वाला। मोटर अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, मोटर गाड़ी। घड़ी साज अरबी, एक अरबी का शब्द है और एक हिंदी का शब्द है। तो हिंदी का शब्द है घड़ी, साज अरबी का शब्द है, तो जिससे बनेगा घड़ी साज। तो ये जो शब्द है ये संकर शब्द कहलाते हैं। अब जानते हैं रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। जो रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। जैसे रूढ़ शब्द, जो पहला शब्द है वो रूढ़ शब्द कहलाता है। मीन्स ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और यदि हमने इसके टुकड़े किए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि जानते हैं इसकी परिभाषा, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता और जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों। जैसे पानी, घोड़ा, नीला, हाथी। जैसे कि पानी को हमने तोड़ा तो पा और नी का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, जब हम इनको जोड़ेंगे तो एक सार्थक अर्थ बनता है। तो ऐसे शब्द जो होते, जैसे कि सेना, दोनों मिले हैं तो एक अर्थ है, लेकिन यदि मैं से और ना दोनों को अलग कर दूं तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना शब्द। दो शब्द या दो से अधिक सार्थक शब्दों के, आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि शब्द कैसे हो, सार्थक हो, जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता हो। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का अर्थ निकलता है। मीन्स ये शब्द ऐसे होते हैं कि हम इनके टुकड़े भी कर सकते हैं, और जब टुकड़े करते हैं तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। तो प्रत्येक टुकड़े का जो अर्थ निकलता है। विशेष इसमें यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास के प्रयोग से होती है। जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना कैसी होती है, या तो उपसर्ग, जैसे कि अनुप्रास लिया तो उसमें जो अनु लगा, ऐसे शब्द होते हैं। अनु का भी अर्थ है अनुगमन, अनु और गमन, अनु मीन्स पीछे, गमन मीन्स चलना, तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ है। मतलब जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो दोनों का कोई अर्थ जरूर निकले। जानते हैं इसकी टेबल में क्या दिया है? देवालय, देव और आलय, देवों का घर यानी कि मंदिर। आप देख सकते हैं यौगिक शब्दों की बहुत ही अच्छी टेबल बनाई है यहाँ पर। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, जहां पर पुस्तक रखते हैं, पुस्तकों का घर मीन्स लाइब्रेरी। जलज, जल और ज मीन्स जन्मा, तो जल में जो जन्मा है कमल और मछली।
महाराज, बड़ा राजा, त्रिभुवन, तीनों लोग। तो ये थे हमारे यौगिक शब्द। अब जानते हैं योगरूढ़ शब्दों के बारे में। वे शब्द जो यौगिक तो हैं, जिनका टुकड़ों करने पर अर्थ भी निकलता है, लेकिन इनका प्रयोग किसी विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है। मीन्स ऐसे शब्द होते हैं जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, लेकिन इनका प्रयोग किसी विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के लिए करते हैं तब वो आकर रूढ़, मीन्स वो फिक्स हो जाता है वहां पर। जानते हैं ऐसे शब्द। और इसमें मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं अगर शब्द पहचानने की, तो जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे पंकज, पंक मीन्स कीचड़, और जन्म लेने वाला, अर्थात कमल के लिए जो पंकज कीचड़ में जो जन्म ले, कमल के लिए ये रूढ़ हो गया। रूढ़ हो गया मीन्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है कमल, तो ये रूढ़ किस लिए होगा? क म ल। ये जब टुकड़े में है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको एक सार्थक शब्द के अर्थ में लिखा तो कमल हम भली भांति जानते हैं पुष्प का नाम है, तो ये यहाँ पर आकर रूढ़ हो जाता है। जैसे कि दशानन, 10 आनन 10 मुंह वाला, केवल हम रावण के लिए यूज करते हैं, तो रावण के लिए आकर ये शब्द रूढ़ हो गया। नीलकंठ, नीले गले वाला, अर्थात भगवान शिव के लिए। अब आप अच्छे से, अगर आपने समास मेरे पिछले वीडियो में देखे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये सारे उदाहरण जो है बहुव्रीहि समास के हैं, जो कि हम योग रूढ़ के अंतर्गत भी पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, इसकी 4 भुजाएं, 4 भुजाएं भगवान विष्णु के लिए आकर ये शब्द रूढ़ हो गया। तो ये थे हमारे योग रूढ़ के उदाहरण। प्रयोग और व्याकरणिक आधार पर शब्दों के भेद, जो हमें, जब हम शब्दों के भेद जानते हैं, जब हम पद परिचय पढ़ते हैं, तब हमें प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को नहीं समझते, हम पद परिचय नहीं कर पाएंगे। तो जानते हैं हमारा प्रयोग और व्याकरणिक आधार पर शब्दों के भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो विकारी शब्द है, जिनको मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो विकारी शब्द के अंतर्गत लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन आ जाए। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाए। इनके 4 भेद, मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग के आधार पर बदल जाए, वचन के आधार पर बदल जाए, जैसे लड़का है तो लड़कियां हो जाए, लड़कों हो जाए, लड़के हो जाए, आदि के कारण परिवर्तित हो जाए, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत 4 प्रकार के भेद होते हैं जो हम भली भांति पढ़ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। जैसे लड़का, अब जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो ये लिंग के आधार पर बदल जाते हैं, लड़कियां हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, और लड़का से लड़के और लड़कों दोनों में से ये वचन और लिंग के आधार पर चेंज हो जाते हैं। ये जो मेरे 4 टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मैं पिछले पाठ में, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अविकारी शब्द ये भी मैंने समझाया है, जिन्हें हम कहते हैं अव्यय। जिन शब्दों के रूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी कंडीशन में ये अपने एज इट इज रूप में बने रहते हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। इनके भी मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये भी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से जाना था। तो इसके उदाहरण देखते हैं जो हमेशा हर स्थिति में एक जैसे बने होते हैं, जैसे कि यहाँ, वहां,
धीरे, बहुत और है। जब भी हम इसको किसी भी वाक्य में, भूतकाल में हो चाहे भविष्य में हो चाहे वर्तमान में, जब भी यूज करेंगे तो ये एज इट इज बना रहेगा। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ, मैंने यहाँ पेन रखी है, मैंने यहाँ पेन रखी थी। तो यहाँ जो है हर स्थिति में एक जैसा बना हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को कितने रूप में बांट रखा है, तो ये इसके भेद दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला तो है सार्थक, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे एकार्थी हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो, वो सारे शब्द सार्थक होते हैं। परंतु ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी तो सार्थक शब्द है, लेकिन पानी वानी, लेकिन हम इसको भाषा में जरूर यूज करते हैं, तो वानी क्या है, कुछ नहीं, वो निरर्थक है। डंडा वंडा, तो डंडा तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन वंडे का तो कोई अर्थ नहीं है, तो ऐसे शब्द जो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक शब्दों के 6 उपभेद माने गए हैं। जानते हैं पहला, एकार्थी। एकार्थी जिसका केवल एक ही अर्थ हो, जिसका केवल एक ही अर्थ हो, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अमर, मेज और कुर्सी, इसके कोई दूसरे अर्थ नहीं होते, एकार्थी शब्द कहलाते। थैला, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक ही अर्थ और यहाँ पर एक से अधिक अर्थ हो, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सोना, धातु और नींद दोनों है। कर, कर हाथ और टैक्स दोनों को ही कर से समझा जाता है, तो जिसके दो दो अर्थ हो, ठीक है, या एक से अधिक अर्थ हो। अब पर्यायवाची, आप भली भांति जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक शब्द का समान अर्थ दे। एक शब्द हो और उसका समान अर्थ दे, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आग, तो आग को हम अग्नि से भी जानते हैं। अनल, इसका पर्यायवाची। पावक, दहक, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार वायु, पवन, हवा। अगला है विलोम शब्द। अच्छे से जानते हैं विलोम शब्द, जो ऐसे शब्द हो जो एक शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं, तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दिन, रात, अच्छा, बुरा, आगे, पीछे, पाप, पुण्य, ये जो शब्द है ये विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सुनने में, सम समान, भिन्नार्थक जो अलग अलग भिन्न अर्थ दे, सुनने में समान पर अर्थ कैसे हो उसके, भिन्न हो, तो ऐसे जो शब्द होते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि घन, घन मीन्स बादल, और धन पैसा। घन और धन दोनों ही कैसे हैं, सुनने में तो समान लग रहे हैं, लेकिन उसके दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जिसे जीता न जा सके, अपराजय। जो ईश्वर में आस्था रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में आस्था न रखता हो, नास्तिक। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर टेबल बनी हुई है, श्रुति सम भिन्नार्थक उदाहरण सहित तालिका दी गई है। जैसे घन, बादल, धन, पैसा, संपत्ति। कुल, परिवार, कल और कुला, किनारे। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी टेबल बनी हुई है। तो ये था हमारा आज का नया टॉपिक,
शब्द विचार। अब जानते हैं सारी चीजें एक वाक्य में। आइए पाठ को दोहराएं। वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। जो वर्ण होते हैं उसका सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। तत्सम संस्कृत का मूल रूप है। तद्भव उसका बदला हुआ रूप है। रूढ़ के टुकड़े नहीं हो सकते, परंतु यौगिक के दो शब्दों का मेल है। और योगरूढ़ क्या है? विशेष अर्थ देने वाला है, जिसमें हम बहुव्रीहि समास को भी मानते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण, विकारी शब्द बदलते हैं परंतु अविकारी शब्द कभी नहीं बदलते। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो हर ग्रामर के टॉपिक में अंत में आप सभी के लिए होते हैं। तो जानते हैं कुछ एमसीक्यू। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्द शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं और वाक्य वाक्य मिलकर अनुच्छेद बनाते हैं। तत्सम शब्द का क्या अर्थ है? उसके समान, देश में जन्मा, थोड़ा बदला हुआ, विदेश से आया। तो अभी हमने पढ़ा कि तत्सम शब्द उसके समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान जो माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द दुग्ध, क्षीर, खीर और जल। तो यहाँ पर ये संस्कृत का शब्द है, क्षीर संस्कृत का शब्द है और जल संस्कृत शब्द है। खीर जो है तत्सम शब्द से बना है, जिसका तत्सम अर्थ है क्षीर। तो यहां पर तद्भव होगा खीर। पगड़ी शब्द उत्पत्ति के आधार पर क्या है? तो पगड़ी जो शब्द है वो देशज शब्द है। स्कूल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो स्कूल शब्द जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया विदेशज शब्द है। पुस्तक शब्द रचना की दृष्टि से क्या है? पुस्तक शब्द जो है रचना की दृष्टि से यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है और तत्सम है। तो ये रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके टुकड़े पुस्त कोई अर्थ नहीं, का कोई अर्थ नहीं। जब साथ में होंगे तभी कोई अर्थ निकलेगा और वो केवल एक ही अर्थ देगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये पुस्तक शब्द जो है वो रूढ़ शब्दों में आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। देवालय, देव और आलय यौगिक शब्द है, क्योंकि दोनों के जब टुकड़े करते हैं तो दोनों के कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलते हैं। पंकज कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में जन्मा, क्या जन्मा है कीचड़ में? कमल जन्मा है। जिस शब्द में लिंग वचन के कारण परिवर्तन आ जाए, जिस शब्द में लिंग और वचन के कारण परिवर्तन आ जाए, विकारी शब्द, और न आए तो अविकारी शब्द। जैसे यहाँ वहां धीरे धीरे किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सब अविकारी शब्द होते हैं। कभी भी किसी भी भाषा में कभी भी इसको हम किसी भी तरह से यूज करेंगे, लिंग में, वचन में, काल में, कारक में आदि के कारण इसमें परिवर्तन कभी भी नहीं होता। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, कोई अर्थ नहीं निकलता हो, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सागर, समुद्र और रत्नाकर आपस में क्या है? तो सागर, समुद्र और रत्नाकर आपस में पर्यायवाची शब्दों के अर्थ दे रहे हैं। रात का सही विलोम शब्द, ये तो बहुत इजी है कि रात का विलोम शब्द होगा दिन। कल शब्द के दो अर्थ हैं, बीता हुआ दिन और आने वाला दिन। तो दोनों शब्द कैसे हैं? तो ये अनेकार्थी शब्द है। घन और धन किस प्रकार के शब्द हैं? तो अभी आपको बताया, दोनों ही श्रुति संभिन्नार्थक है। मीन्स सुनने में तो एक समान है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं।
जो सदा रहने वाला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाए जो सदा रहे। वो क्या है? शाश्वत। इसका सही आंसर होगा शाश्वत। नश्वर, जो नष्ट हो जाए। क्षणिक, जो थोड़ी देर के लिए। और अमर, जो अमर, जो कभी ना मरे, हमेशा के लिए हो। इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है? तो विदेशज रेडियो। चाय तो अभी हमने पढ़ा, चीनी शब्द है। अब आप मुझे बताएंगे जूता और पैसा कौन सी भाषा के शब्द है? जल, पानी शब्द रचना के आधार पर क्या है? तो जल टुकड़े करेंगे कोई अर्थ नहीं, पानी टुकड़े करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये किस प्रकार के आधार पर है? रूढ़ शब्दों के आधार पर इसकी रचना की गई है, तो ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। नीलकंठ शब्द किस विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है? तो नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ होगा शिव, जो कि योग रूढ़ शब्द है। और अर्थात का मैंने प्रयोग किया है, मीन्स बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये आएगा। हिंदी व्याकरण में शब्दों के कितने आधार बताए गए हैं? तो हिंदी व्याकरण में शब्दों के कितने आधार हैं? 4 आधार बताए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ और प्रयोग के आधार पर। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, शब्द विचार। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। सारे कंटेंट को मैंने कवर किया है, इसमें अच्छे से सारे उदाहरण भी दिए हैं और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो ये था आज का हमारा शब्द विचार। आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आपको कौन सी चीज इसमें कठिन लगी, आप मुझे अपने विचार कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हिंदी हब विद चेतना। बाय बाय।